जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फिजिक्स का अध्याय 10 चुंबकीय पदार्थ शुरू करने जा रहा हूं। एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये सबसे आसान प्रश्नावलियों में से एक प्रश्नावली है। सबसे आसान अध्याय है ये और इसमें बस चुंबक के बारे में, चुंबकीय पदार्थों के बारे में बस अध्ययन करना है और चुंबकीय पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करते रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि जितने भी प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं उसमें कुछ न कुछ चुंबकीय प्रभाव पहले से ही होता है। समथिंग समथिंग, कुछ कुछ ऐसे कह सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, तो इस टुकड़े में भी कोई न कोई, कुछ न कुछ कहीं पर बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में कह सकते हैं, जिसका प्रभाव हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, इसीलिए जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, इस टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो इस पर अलग अलग प्रकार का चुंबकीय प्रभाव देखा जाता है। आसानी से आप देख सकते हैं कि यही पदार्थ चुंबकित हो जाता है। ठीक है, तो यह बताया जाता है कि जब कोई भी आप पदार्थ लेते हो प्रकृति से तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में पहले से ही चुंबकीय पदार्थ का गुण उपस्थित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे स्क्रू और एक पेचकस, जब आप स्क्रू को पेचकस से खोलते हो तो वो स्क्रू जो है उस पेचकस में चिपक जाता है। ठीक है, यह चिपकने लगता है, जिसका चुंबकीय प्रभाव बहुत कम होता है। वो चिपकने लगता है, उसको खोलेंगे आप, खोल के जैसे निकालेंगे तो देखेंगे स्क्रू जो है वो पेचकस में नीचे चिपका रहता है। क्या वो पेचकस चुंबक है? नहीं है, लेकिन उसमें चुंबकीय गुण कुछ न कुछ संचित रहता है। ठीक है, पहले से ही उपस्थित रहता है, जिसके कारण जब उसको हम खोलते हैं तो उनमें घर्षण का भी स्वरूप देखा जाता है, जिसके कारण वो स्क्रू में भी चुंबकीय गुण कुछ क्षण के लिए आ जाता है और जब उसको हम निकालते हैं तो पेचकस में चिपका हुआ निकल जाता है। ठीक है, इसी पर आधारित कह सकते हैं कि कुछ गुणों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे किसी भी वस्तु को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह वस्तु चुंबकित कैसे हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि आवेशों में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेरण, आवेशन की विधि में प्रेरण की विधि, तो ठीक उसी प्रकार से चुंबकित, किसी भी वस्तु को चुंबकित करने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम चुंबकीय प्रेरण विधि भी कहते हैं। ठीक, तो पहली हेडिंग है चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे तो जब किसी भी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जिस कारण उस पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, तो इस विधि को ही या उस कारण को ही चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, जब किसी वस्तु को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह वस्तु चुंबकित हो जाती है। चुंबकित हो जाती है। इस गुण को ही
चुंबकीय प्रेरण का गुण, चुंबकीय प्रेरण का गुण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बोलिए। जब हम किसी वस्तु को, चाहे वो लोहे की वस्तु हो, चाहे कोई धातु की वस्तु हो, उसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर चुंबकीय गुण उसमें स्वतः ही आ जाता है, और यह जिस कारण संभव हो पाता है उसे ही कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखा दूं। मान लेते हैं कि एक इधर चुंबक है और एक इधर चुंबक है, और इसके बीच में मैंने कोई वस्तु रख दिया है। तो अगर ये यन ध्रुव है और ये यस ध्रुव है, तो इधर से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के इधर की तरफ जाने लगती हैं। ठीक है, कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ऐसे में इधर की तरफ भी जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं, लेकिन जब कोई दूसरा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव इसके समीप आ जाता है तो वो ये बल रेखाएं उधर भी जाने लगती हैं। ठीक है, तो जो ये आप देख रहे हो वस्तु जो है, ये वस्तु है, इसके बीच में है, तो चुंबकीय बल रेखाओं के प्रभाव के कारण इस वस्तु में चुंबकित होने का गुण पाया जाता है। ठीक है, और इस घटना को ही चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बात समझ में आई? तो जो ये वस्तु है ये चुंबकित हो जाएगी और ये वस्तु भी बिल्कुल चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। खास तौर से इस क्रिया में कुछ समय लग सकता है, जैसे किसी लोहे की वस्तु को किसी चुंबक से स्पर्श कराकर कुछ समय तक रख दिया जाए तो वह वस्तु यानी लोहे की वस्तु जो है चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। चुंबकन कंफ्यूजन एना पर कंफ्यूजन तो दीवार में कपाल लड़ाई बपन। चुंबकन की तीव्रता, ध्यान से समझेंगे चुंबकन की तीव्रता क्या होती है। जब किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ पर चुंबकीय बल रेखाएं होकर उस पदार्थ से गुजरती हैं। ठीक है, तो उस पदार्थ के एकांक आयतन में जितना आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे ही पदार्थ का या चुंबक का चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि यही हमने पदार्थ ले लिया और इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए। इधर भी मान लो चुंबक है, इधर भी चुंबक है, या एक ही चुंबक है उसका कोई चुंबकीय क्षेत्र है। तो उस चुंबक से जितनी भी बल रेखाएं निकल कर इससे होकर गुजर के जाएंगी, तो इस पदार्थ के एकांक आयतन में जितना नेट आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता। ठीक है, उसे ही उस चुंबक का चुंबकन तीव्रता भी कह सकते हैं। ध्यान देंगे ये होता कैसे है। ये होता इसलिए है कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की जब दिशा में परिवर्तन होता है तो इस पदार्थ के एकांक आयतन में नेट आघूर्ण उत्पन्न होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन की दिशा में परिवर्तन के कारण किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना नेट आघूर्ण उत्पन्न होता है, इस घटना को ही चुंबक का चुंबकन या चुंबकन की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी चुंबक उसमें रखा गया है उसकी कितने चुंबकन यानी किसी दूसरे पदार्थ को चुंबक में बदलने की जो क्षमता होती है। सीधी सी बात समझ आइए कि जब हम किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं और वह चुंबक जितनी अधिक तीव्रता से
किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रूप में बदल देता है या चुंबकित कर देता है, उसे ही कहा जाता है चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, बात क्लियर हुई। जैसे एक कोई पदार्थ हमने ले लिया, लोहे की छड़, और उसको मान लेते हैं कि दो चुंबक बना देते हैं, मान लेते हैं इधर N है और इधर S है। तो इसके कारण जो इधर की तरफ इसमें से बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, तो इस चुंबकीय बल रेखाओं के कारण इसके एकांक आयतन में, किसके, इस वस्तु के एकांक आयतन में जितना आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसे ही उस चुंबक का चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जब किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पदार्थ के एकांक आयतन में जितना नेट आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे ही उस चुंबक का या उस चुंबक की चुंबकन की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि जब किसी पदार्थ को हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, कोई चुंबक रखा हुआ है, उसका जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रखते हैं, तो उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में जितना नेट आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो उसे ही उस चुंबक का चुंबकन की तीव्रता कहा जाता है, कि वह चुंबक जितना शक्तिशाली है उसके अनुसार ही वो उस पदार्थ को चुंबकित करेगा। ठीक है, अर्थात जिसके पास ज़्यादा चुंबकीय गुण होगा वो किसी दूसरे पदार्थ को बहुत जल्दी से चुंबकित करेगा। यानी प्रबल चुंबक किसी भी पदार्थ को अत्यधिक चुंबकित करता है और दुर्बल चुंबक किसी भी पदार्थ को कम चुंबकित करता है। तो इसके आधार पर ही इसकी तीव्रता की गणना की जाती है। ठीक है, और ये क्यों होता है, इसका कारण भी तो कुछ होना चाहिए। तो ये क्यों होता है, इसका कारण में आप बता सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों, खास तौर से पदार्थ की जगह पे परमाणु भी कह सकते हैं, परमाणु भी लिख सकते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन की दिशा परिवर्तन के कारण यह गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। इसे यानी कि इस क्रिया को इसे कैपिटल I से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है,
यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अर्थात I बराबर कैपिटल M बटे में भी, कैपिटल M बटे में भी, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक लाइन पूर्णतः क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, चुंबक की तीव्रता देखते हैं कि चुंबक की तीव्रता कैसी होती है और इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है। तो चुंबक की तीव्रता की बात करेंगे तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रखा जाता है तो वह चुंबक उस पदार्थ को जितनी तेज गति से चुंबकित कर देता है, ठीक, या उस चुंबक में उस पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता उपस्थित होती है उसे ही उस चुंबक का तीव्रता कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ को चुंबकित करने के लिए चुंबक में जितनी क्षमता होती है उसे ही चुंबक की तीव्रता कहा जाता है। इसे कैपिटल H से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ हम रखते हैं तो उस चुंबक द्वारा उस पदार्थ को चुंबकित करने की जितनी क्षमता होती है उसे ही कहते हैं चुंबक की तीव्रता। ठीक, कि किसी मान लो कि कोई चुंबक है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें कोई पदार्थ हम रखें, मान लीजिए कि लोहा का टुकड़ा ही रखें, तो वह चुंबक की जितनी क्षमता होगी उस पदार्थ को चुंबकित करने के लिए, तो उसकी क्षमता को ही कहते हैं चुंबक की तीव्रता। इसे हम कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। ठीक, एम्पियर प्रति मीटर होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है तथा कुछ अन्य मात्रक और स्टेड भी होता है। ठीक है,
हाँ, ध्यान देंगे जैसा कि अगर हम इसको देखें कि जो H है सदिश राशि चुंबक की तीव्रता सदिश राशि को भी डिनोट करता है, ठीक। और इसका दो मात्रक कह सकते हैं, एक एम्पियर प्रति मीटर और दूसरा जो है ओर्स्टेड होता है, ठीक। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि H एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। आई बात समझ में, ठीक। अर्थात H बराबर B/μ0 माइनस आई, ठीक है। यहाँ पर B जो है, B बराबर आप लिख सकते हैं, जहाँ B बराबर चुंबकीय प्रेरण, I बराबर चुंबकन की तीव्रता और μ0 बराबर निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, ठीक। बात क्लियर हो गई। यही इतनी ही कह सकते हैं कि क्रियाएं होती हैं चुंबक की तीव्रता की, ठीक है। तो इसको बनाइए अभी। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता इसको म्यू से डिनोट करते हैं। चुंबकशीलता क्या होता है, इसको ध्यान देंगे कि कोई भी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ में जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक की तीव्रता के समानुपाती होता है। अर्थात चुंबक की तीव्रता बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, चुंबक की तीव्रता घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी उस पदार्थ का घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे, जब शांत इस तरह से किसी पदार्थ में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B चुंबक की तीव्रता H के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं B समानुपाती H। अगर समानुपाती के चिन्ह को हटाना है तो एक नियतांक लाना होगा, तो B बराबर म्यू इंटू H। अर्थात हम म्यू का मान निकालें तो H नीचे आ जाएगा, तो B/H बराबर म्यू। इसकी एक और परिभाषा यहाँ से बन सकती है। इसकी एक और परिभाषा ये बनेगी कि किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबक की तीव्रता H के अनुपात को ही चुंबकशीलता कहा जाता है। तो इसकी एक और परिभाषा आप यहाँ से इसके सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबक की तीव्रता H
के अनुपात को ही चुंबकशीलता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? बोलिए, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, या कर दें इसका एक और मात्रक, तो वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। यही है चुंबकशीलता। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। बनाते रहिए। चलिए चुंबकीय प्रवृत्ति देखते हैं बच्चों, क्या होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति में कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ का चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र, उसमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके अनुपात को ही कह सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, अर्थात I/B बराबर होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर समझाते हैं आपको। किसी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता I तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं H समानुपाते I, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक लगाना पड़ेगा, तो H बराबर X इंटू I को नीचे भेज देंगे, इसको डायरेक्ट ही लिख दीजिए। यहाँ लिख सकते हैं इसे X से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात X बराबर I/H, यही हमारा रूप बनेगा। ठीक है, नोट में कुछ विशेष पॉइंट है, वो विशेष पॉइंट क्या है? वायु में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान शून्य होता है। वायु में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान शून्य होता है क्योंकि वायु में चुंबकन संभव नहीं होता, क्योंकि
वायु में चुंबकन संभव नहीं होता है। ठीक, बना लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता देखते हैं, ये क्या होता है। तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को ही आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। चुंबकशीलता को म्यू आर से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आपेक्षिक चुंबकशीलता की अगर बात करें तो मान लीजिए कि मैंने कोई पदार्थ लिया हो तो इसकी कितनी चुंबकशीलता होती है, और वायु में चुंबक की कितनी चुंबकशीलता होती है। अगर दोनों के अनुपात को हम करते हैं, जैसे म्यू आर बराबर म्यू बटे में म्यू नॉट, तो दोनों की चुंबकशीलताओं का जब अनुपात करते हैं तो यही कहा जाता है चुंबकशीलता। ठीक, बात क्लियर है। चलिए, अगर हम म्यू और म्यू नॉट का कुछ और रूप लिखें यहाँ पर, तो म्यू का रूप हो जाता है बी बटे में एच और म्यू नॉट का रूप हो जाता है बी नॉट बटे में एच। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो बी बटे में बी नॉट आ जाएगा। अर्थात म्यू आर बराबर बी बटे में बी नॉट। चूँकि कुछ नोट में पॉइंट है कि इसके कितने मान होते हैं किसके लिए, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से छोटा होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से बड़ा होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत बड़ा होता है। ठीक, अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकशीलता होती है वो बहुत तेज गति से होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ में लौह चुंबकीय से थोड़ा सा कम, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो भी चुंबकशीलता का स्थिति होता है वो बहुत ही कम, अर्थात 1 से भी कम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज मैं आपको तीन चुंबकीय सदिशों एच बी आई में संबंध प्रदर्शित करके दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब किसी एक, इधर मैं परिनालिका का चित्र बना दूँ, थोड़ा इसमें आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। इधर से मैंने तार इसमें लपेटा है, इधर से धारा प्रवाहित हो रही है, इधर से धारा निकल रही है। तो बताया जाता है कि जब किसी परिनालिका में, ये हमारी परिनालिका है, जब किसी परिनालिका के भीतर खाली स्थान में वायु की जगह पे कोई नर्म लोहे की क्रोड रख दी जाए, तो वो नर्म लोहे की क्रोड इस परिनालिका के अंदर चुंबकित हो जाती है। ठीक है, तो जब परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की क्रोड चुंबकित हो जाती है तो वहाँ पर उस लोहे की क्रोड पर चुंबकित होने वाली स्थिति जो होती है उसे हम, यानी कि उस पे लोहे की क्रोड पे उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, जो बी उत्पन्न होता है वो हो जाता है म्यू नॉट ब्रैकेट में एच माइनस आई के बराबर। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं कि जब किसी, मान लेते हैं कि मैंने एक नर्म लोहे की क्रोड इस परिनालिका के अंदर रख दिया, तो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होने के कारण ये जो लोहे की क्रोड है अंदर, नर्म लोहे की क्रोड, जो नर्म लोहे की क्रोड है वो चुंबकित हो जाती है, और नर्म लोहे की क्रोड जब चुंबकित होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जितना हो जाता है उसी से यहाँ पे संबंध प्रदर्शित करना है। तो यहाँ लिखेंगे, जब किसी परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर कोई नर्म लोहे की क्रोड
की क्रोड वायु के स्थान पर रखी जाती है, वायु के स्थान पर रखी जाती है तो लोहे की क्रोड चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकित हो जाती है, ठीक है। चुंबकित हो जाती है अर्थात मैंने जब इसमें कोई लोहे की क्रोड रखा परिनालिका के अंदर, तो परिनालिका में लपेटे गए चालक तार पर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें रखा हुआ लोहे का क्रोड चुंबकित हो जाता है। तो इस लोहे का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान किसके बराबर होता है? तो परिनालिका के अंदर उपस्थित लोहे की क्रोड पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है, कितना हो जाता है? तो B बराबर म्यू नॉट ब्रैकेट में H माइनस I के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब हम इस लोहे की क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र की अगर गणना करना चाहें या चुंबकीय क्षेत्र को देखना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट ब्रैकेट में H माइनस I के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखें कि I का वहाँ से कह सकते हैं कि प्रकृति से I बराबर होता है x इंटू एच, ठीक है। I बराबर होता है x इंटू एच, तो I का मान इसमें रखने पर, ठीक, तो जब I का मान रखेंगे तो B बराबर म्यू नॉट ब्रैकेट में H माइनस x इंटू एच, दोनों में H है तो H कॉमन हो जाएगा, तो B बराबर म्यू नॉट H ब्रैकेट में 1 माइनस x, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो B जो है चुंबकीय क्षेत्र, एक सेकेंड यहाँ पे मिसिंग है, थोड़ा सा यहाँ पे जो माइनस था ये प्लस रहेगा, प्लस, ठीक है, अब सही है। तो जहाँ से H हम निकाले हैं कॉमन इसमें से, तो H यहाँ पे निकल गया, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र या और तीव्रता के साथ एक संबंध होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम B बराबर रखना चाहें यहाँ पे तो म्यू इंटू H होता है, तो B का मान जब यहाँ पे रखेंगे म्यू इंटू H तो हमारा इधर का मान होगा म्यू नॉट इंटू H ब्रैकेट में 1 प्लस x, तो H से H यहाँ से कैंसिल हो गया, म्यू नॉट इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो म्यू बटे में म्यू नॉट बराबर 1 प्लस x, ठीक है। इसका मान होता है कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता और ये निर्वात की चुंबकशीलता, वो चुंबक की कह सकते हैं चुंबकशीलता प्रदर्शित करती है, तो इसको हम म्यू आर से डिनोट करते हैं, अर्थात म्यू आर बराबर 1 प्लस x। यही हमारा इनके संबंधों से एक सूत्र प्राप्त हुआ और इसके द्वारा अंकित प्रश्न आसानी से लगाया जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था प्लस माइनस का, वो क्लियर हो जाए। मैंने 3 चुंबकीय सदिशों H, B और I में संबंध प्रदर्शित किया, ठीक। तो इसमें बताया गया कि यदि कोई परिनालिका हम लेते हैं, परिनालिका यानी कि एक लकड़ी या कह सकते हैं कि कागज़ का दख्ता होता है जो अंदर से खोखला होता है,
उसके ऊपर चालक तार लपेटे गए होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे दिखाए हैं। और इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि इसमें खाली है तो वायु भरा है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि उस खाली स्थान में किसी नर्म लोहे की क्रोड रखना है। तो जब किसी परिनालिका के अंदर खाली स्थान में नर्म लोहे की क्रोड रखी जाती है तो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो नर्म लोहे की क्रोड चुंबकित हो जाती है। मैंने उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी परिनालिका के अंदर कोई नर्म लोहे की क्रोड वायु के स्थान पर रखी जाती है तो लोहे की क्रोड चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकित हो जाती है। मतलब परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो चुंबकित हो जाती है। तो परिनालिका के अंदर उपस्थित लोहे की क्रोड पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है? तो B बराबर म्यू नॉट ब्रैकेट में H प्लस I होता है। ठीक है, तो H प्लस I अर्थात I का भी मान हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो I बराबर होता है X इंटू H। तो I का मान जब यहाँ पे रखा जाएगा तो B बराबर म्यू नॉट H प्लस X इंटू H। अब दोनों पदों में X आ गया तो X कॉमन हो जाएगा। तो B बराबर म्यू नॉट इंटू H, हम कोष्टक में 1 प्लस X, हम जानते हैं कि B बराबर होता है म्यू इंटू H, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में आपसी संबंध। तो यहाँ से B के स्थान पर हम म्यू इंटू H रख सकते हैं, इस B के स्थान पर। तो म्यू इंटू H बराबर म्यू नॉट इंटू H कोष्टक में 1 प्लस X। इधर से H और इधर से H कैंसिल हो जाएगा और बच गया हमारा म्यू बराबर म्यू नॉट कोष्टक में 1 प्लस X। म्यू नॉट इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो म्यू बटे के म्यू नॉट बराबर 1 प्लस X। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु के या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ या चुंबक की चुंबकशीलता, जिसे हम म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस X। इन संबंधों से हमको एक छोटा सा सूत्र प्राप्त हुआ और इसके आधार पे हम अंक एक प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, आगे बनाइए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इस पूरे लेसन का सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग अभी बताने जा रहे हैं। व्यवहार के आधार पर चुंबक के प्रकार। तंत्र, इस आधार पर अगर हम चुंबक के प्रकार की बात करें तो चुंबक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कह सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा कह सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा कह सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अर्थात कहा जाए कि जब किन्हीं पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो पदार्थ बहुत कम और चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, खास तौर से प्रतिकर्षण की स्थिति के रूप में इस बात को बताया जाता है कि विपरीत दिशा में हल्का सा बहुत थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, और हम बात करें वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये भी बहुत थोड़ा सा यानी हल्का सा ही चुंबकित होंगे, लेकिन ये चुंबकीय ध्रुव की ओर होंगे, विपरीत में नहीं होंगे, ये चुंबकीय ध्रुव की ओर आकर्षित होंगे। तो अगर प्रबल चुंबकीय अगर ध्रुव है तो उसे थोड़ा सा आकर्षित होते हुए महसूस होगा या दिखाई देगा। तो इस प्रकार के चुंबकों को या चुंबकीय पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह बहुत अधिक प्रबलता के साथ चुंबकित होकर और अत्यधिक प्रबल ध्रुवों की ओर बहुत तेज गति से आकर्षित होता है। तो इस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इन तीनों के विशेष गुण भी होते हैं और इनकी व्याख्या भी होती है। तो सबसे पहले इनके हम प्रकारों को पढ़ लें, उनकी परिभाषा पढ़ लें, फिर इनके गुणों को हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्यवहार के आधार पर
के आधार पर, या व्यवहारिक रूप से एक ही बात है, आधार पर चुंबक मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखें कि ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकित हो जाता है। तो इसी गुण के आधार पर चुंबक के 3 प्रकार देखे जाएंगे। तो पहला इसका प्रकार हो जाएगा, पहला ही प्रकार हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा प्रकार हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा प्रकार हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। ये हमारे तीनों प्रकार देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम एक एक प्रकारों का यहाँ पे विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला ही है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप कहेंगे कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम तथा ध्रुवों के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि इसमें जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे पदार्थ बहुत कम तथा विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सोना, कामा चांदी, कामा सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, डॉट आदि। ठीक है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, अगर एल्युमिनियम को आप देखें तो इसको ये बहुत कम होता है। चलिए ठीक है, कर सकते हैं। और यहाँ पे और चाहें तो ऐसे कह सकते हैं उपधातुएं जैसे एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, बिस्मथ, ये सब इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आएंगे। ठीक है, बनाइए। प्रकार हमारा है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, दूसरा प्रकार जो है हमारा यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर आप परिभाषा बताएंगे तो कहेंगे कि वे पदार्थ जिन्हें
चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह थोड़ा सा ध्रुव की दिशा में या ध्रुवों की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जब किन्हीं पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकित तो होंगे ही, लेकिन ध्रुव की तरफ आकर्षित भी होंगे। तो इस प्रकार के पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे इसमें टंगस्टन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, वायु आ जाएगी। ठीक है, जैसे टंगस्टन कामा सोडियम कामा वायु कामा कॉपर सल्फेट, डॉट आदि कर देते हैं, बहुत सारे अभी भी हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे नंबर की बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के। तो तीसरे नंबर पे बात करेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे तो हम कहेंगे वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह प्रबलता के साथ ध्रुवों की ओर चुंबकित हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे सबसे इसमें अच्छा उदाहरण है लोहा। जैसे लोहा कह सकते हैं। ठीक, लोहा के बाद और यदि तो आप जान सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे कि जिनको, हाँ टीन आराम से हो जाएगा, जिनको चुंबक अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर लेता है वे सभी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक, डॉट आदि कर देते हैं। जिनको आसानी से चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वे सभी पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, बनाइए। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर और यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, कि इसके गुण कैसे होते हैं। चलिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कामा लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण। लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण। ठीक, चलिए
ध्यान से समझते हैं ये गुण क्या होते हैं और इनको बारी बारी से एक एक करके मैं लिखित रूप में आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। ठीक है, ध्यान से समझेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबक के ध्रुवों के समीप रखने पर बहुत कम या आंशिक रूप से उसके ध्रुवों के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर इसके कुछ गुण होते हैं, इन गुणों को हम लिखेंगे बारी बारी से। जैसे पहला नंबर की बात करें तो लिखेंगे कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत दिशा में थोड़ा सा आंशिक रूप से कह सकते हैं चुंबकित होता है। ठीक, जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ आंशिक रूप से चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, जिसके कारण उसमें उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात में या निर्वात की बल रेखाओं से कम होती हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण यम चुंबकीय तीव्रता I तथा चुंबकीय प्रवृत्ति x का मान ऋणात्मक होता है तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू r का मान 1 से कम होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में बड़ा है,
लेकिन बहुत ही सरल है, समझ जाएंगे तुरंत कि जब किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ आंशिक रूप से चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, जिसके कारण उसमें उत्पन्न होने वाली बल रेखाएं निर्वात की बल रेखाओं की अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण या फिर कह सकते हैं चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है ऋणात्मक होता है तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से कम होता है। और यहाँ पे आप चाहें तो चित्र बनाकर दिखा सकते हैं। मैं एक पदार्थ ले लिया, इसको चुंबकीय क्षेत्र में मैंने रखा हुआ है, तो अभी इसमें चुंबकीय बल रेखाएं बहुत कम संख्या में ऐसे निकल कर जाएंगी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बहुत कम संख्या में जाएंगी। ठीक, तो इस आधार पर यहाँ पे कह सकते हैं कि इस तरह की संरचना होती है, ऐसे कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे गुण की तरफ, और दूसरे गुण में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्र लटकाया जाता है तो वह चुंबकीय ध्रुवों के बीच या चुंबकीय ध्रुवों के लंबवत ठहरता है तथा विपरीत ध्रुव उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे आप दो यहाँ पे कोई चुंबक ले लो जिनके प्रबल ध्रुव हैं, और इनके बीच यदि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्र छोड़ दें तो स्वतंत्र छोड़ने पर चुंबकीय पदार्थ जो है इन ध्रुवों के लंबवत, अगर इधर यन है और इधर यस है तो इसमें इधर यन होगा और इधर यस हो जाएगा। इस तरह से लंबवत वो खड़ा होगा बिल्कुल 90 डिग्री पर। ठीक, ये रहा हमारा दूसरा गुण। अगर हम तीसरे गुण की बात करें तो तीसरे गुण में इसका गुण होता है कि जब किसी यू आकार की नली में प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल भरकर उसके एक भाग को प्रबल चुंबकीय ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उस भाग के द्रव का तल नीचे हो जाता है। ठीक है, तो हम एक यू आकार की नली लेते हैं
और इसमें हम कोई प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का घोल भर देते हैं, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का घोल भर देते हैं, तो एक तरफ का भाग उठ जाएगा और एक तरफ का भाग जिधर प्रबल चुम्बकीय ध्रुव होंगे उधर का भाग नीचे की तरफ चला जाता है। इस तरह का ये स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, करते हैं चौथे गुण की। इसका चौथा गुण है कि जब किसी प्रतिचुम्बकीय पदार्थ को जलीय विलयन में घोलकर उसको प्रबल चुंबक के ध्रुवों के समीप जब किसी कांच के प्लेट में करके रखा जाता है तो चुंबकीय प्रभाव होने के कारण वह बीच में वह बीच में दब जाता है। ठीक, लिखेंगे जब किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ को या के जलीय विलयन को प्रबल ध्रुवों के ऊपर कांच की प्लेट में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के कारण जलीय विलयन बीच में या मध्य में दब जाता है। लेकिन जैसे ही ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो वह बीच में ऊपर उठ जाता है। ठीक है, चित्र से समझ पाएंगे अच्छे से। यदि हमने दो चुंबक का ध्रुव ले लिया, प्रबल चुंबक का ध्रुव यानी यस, और इसमें कांच की एक प्लेट में हमने यहाँ पर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जलीय विलयन ले लिया, तो यह विलयन जो है वो बीच में दब जाता है। ठीक है, वह बीच में क्या हो जाता है, दब जाता है। लेकिन जैसे ही हमने ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दिया तो ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ने के कारण जो भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें रखा जाता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? बोलिए, यही बात यहाँ पे समझाना था कि जब हम प्रबल ध्रुवों के बीच कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जलीय विलयन रखते हैं तो वह ध्रुवों की प्रबलता के कारण बीच में दब जाता है, और जब ध्रुवों की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, तो वह बीच से उठ जाता है। अब पांचवा जो गुण है, पांचवें गुण में बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर ताप का
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, बस इसके इतने ही मुख्य गुण थे और जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण क्या होते हैं? ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण की बात करेंगे। मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कामा अनुचुंबकीय पदार्थ कामा लौह चुंबकीय पदार्थ पदार्थों के गुण। ठीक, तो आपको मैंने प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों की व्याख्या कर दिया था। अब हम आज आपको अनुचुंबकीय पदार्थों के गुणों की व्याख्या करके दिखाएंगे। अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। ठीक है, जैसा कि आप प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण देख चुके हैं, तो ठीक उसी के सिमिलर, मतलब उसी के जैसा होगा, कुछ परिवर्तन होंगे उसमें। ठीक है, हो सकता हो कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में गुण न रहे हों वो अनुचुंबकीय पदार्थ में गुण आ जाए, या हो सकता हो कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में गुण कम रहे हों वो अनुचुंबकीय पदार्थ में गुण अधिक हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को आज हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो हम कह सकते हैं पहला ही नंबर पर अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पदार्थ को जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जब वह आंशिक रूप से ध्रुवों की ओर चुंबकित होता है तो उसमें उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात या वायु की अपेक्षा कुछ अधिक होती हैं, जिसके कारण उसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M कामा चुंबकीय तीव्रता I और चुंबकीय प्रवृत्ति
यक्ष धनात्मक होते हैं तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से कुछ अधिक होता है। 1 से कुछ अधिक होता है। चित्र से समझ सकते हैं कि जब हमने किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इसमें उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात की अपेक्षा कुछ अधिक थी। ठीक है, तो निर्वात की अपेक्षा कुछ अधिक थी, तो इसका जितना भी आप चुंबकीय क्षेत्र से संबंध देख पा रहे होंगे, चुंबकीय घूर्ण कैपिटल एम, चुंबकीय तीव्रता आई और चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स, ये सब धनात्मक होते हैं और आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान यहाँ पर 1 से कुछ अधिक होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कुछ अधिक है। ध्यान देंगे, किसी अणु चुंबकीय पदार्थ को किन्हें दो प्रबल ध्रुवों के बीच स्वतंत्र लटकाया जाता है तो वह सदैव ध्रुवों के समांतर ठहरता है तथा अपने ऊपर समान ध्रुवों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि अगर हमने कोई दो प्रबल ध्रुव ले लिया और यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिया तो ये बिल्कुल चुंबकीय ध्रुवों के समांतर अपनी स्थिति में ठहरता है। और मान लेते हैं इधर यन है और इधर यस ध्रुव है, तो इसमें भी इधर यन होगा और इधर यस। ये स्थितियों में ये हमेशा ठहरता है स्वतंत्र लटकाने पर। ध्रुवों के समांतर ठहरता है। को समान ध्रुवों अपने ऊपर समान ध्रुवों को प्रदर्शित करता है। चलिए तीसरा इसका गुण देखते हैं। तीसरा गुण क्या होता है? तीसरा गुण ये है कि जब किसी अनुचुंबकीय
पदार्थों के घोल को एक यू आकार की नली में भरकर जब उसे प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखते हैं तो उस नली का तल ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो एक यू आकार की नली हम ले लेते हैं और इसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ घोलते हैं और कोई प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में इसको रख देते हैं। तो जो हमारा नली में अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल रहता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। बनाइए। इसके चौथे गुण की बात करते हैं। तो जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थों के घोल को किसी कांच की प्लेट में रखकर किन्हीं दो प्रबल ध्रुवों के ऊपर रखा जाता है तो द्रव ऊपर की ओर उठ जाता है, परंतु जब ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो द्रव बीच में से दब जाता है तथा ध्रुवों के समीप कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, चित्र से आप इसको समझ सकते हैं कि जब मैं कोई दो प्रबल ध्रुव पास रखूं तो इस पे रखा हुआ प्लेट का जो जल है उसका तल, जल मतलब द्रव, अब वो अनुचुंबकीय पदार्थ का द्रव होगा तो ऊपर की ओर उठ जाता है, परंतु इसके ध्रुवों के बीच की जब दूरी बढ़ा दी जाए तो इस प्लेट में रखा हुआ अनुचुंबकीय पदार्थ ध्रुवों पर कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है और ध्रुवों पर कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है और बीच में दब जाता है। ये संरचना आपको ऐसा प्रदर्शित किया जाएगा
कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो ध्रुवों की ओर प्रबलता से आकर्षित होता है। जहाँ पे ध्रुवीय प्रबलता कम है वहाँ पे दब जा रहा है, जहाँ पे ध्रुवीय प्रबलता ज़्यादा है वहाँ पे ऊपर उठ जा रहा है। और ये दोनों ध्रुव जब समीप हैं तो इनके ध्रुवों की प्रबलता अधिक है, इसलिए बीच से ही ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, तो इतने अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण थे। ठीक, लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण। लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण क्या होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ के सारे गुण अनुचुंबकीय पदार्थ के ही स्वरूप होते हैं। अंतर बस इतना होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के कुछ कम प्रभाव होते हैं, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ के बहुत अधिक प्रभाव होते हैं। बहुत अधिक प्रबलता से वो उन गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे बस समझा देंगे आपको, बाकी सारी चीज़ें आप अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण की बात कर सकते हैं। पहला, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी या किन्हीं, किसी कह सकते हैं, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह अधिक प्रबलता के साथ चुंबकित हो जाता है, जिसके कारण उसमें उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं निर्वात से बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण यम चुंबकीय तीव्रता आई तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई धनात्मक होती है या धनात्मक होते हैं, और आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है। ठीक है, चित्र इसका देख सकते हैं। अगर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है तो इसमें इतना ज़्यादा प्रबलता से चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी जो निर्वात से काफ़ी अधिक होंगी, निर्वात से बहुत अधिक होंगी, जिसके कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय तीव्रता और काई सभी धनात्मक होंगे, और आपेक्षिक चुंबकशीलता का जो मान होगा वो 1 से बहुत काफ़ी अधिक होगा। इसी प्रकार से अनुचुंबकीय पदार्थ का ही जो गुण होता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ के गुणों में देखा जाता है।
लेकिन वो प्रबलता के साथ होता है। बस इतना ही करके, और आपको इससे आगे सब समझ ही गए होंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ का ही गुण होता है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ में वो बहुत प्रबलता के साथ होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ चुंबकीय पदार्थों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसको आप अच्छे से भली भांति समझ चुके होंगे। ठीक है, चुंबक का विचुंबकन। इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि चुंबक, कोई पदार्थ अगर चुंबकित तो हो रहा है, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, तो उसके गुण क्या होते हैं। तो किसी भी पदार्थ का चुंबकित होने का सबसे बड़ा गुण होता है कि जब हम उसके दोनों तरफ कह सकते हैं कोई प्रबल चुंबकीय ध्रुव रखते हैं, तो उस पदार्थ के अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति होती है वो दोनों घूर्णन करते हैं, तो उनके घूर्णन की स्थिति को घटाने या बढ़ाने का काम करता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण इनके घूर्णन के कारण ही इनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ये चुंबकित हो जाते हैं। तो इनकी व्याख्या अगर कहें प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, अनुचुंबकीय पदार्थ की और लौह चुंबकीय पदार्थ की अगर व्याख्या की बात करें, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बताया जाता है कि किसी पदार्थ के अणुओं में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के घूर्णन की बात होती है, तो जब उन्हें हम किसी चुंबकीय ध्रुव के समीप रखते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन घूर्णन करते हैं उतने ही प्रोटॉन भी घूर्णन करते हैं। अर्थात जब इनको चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन जो है वो अधिक हो जाता है, परंतु प्रोटॉनों का घूर्णन कम हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन बढ़ जाता है और प्रोटॉनों का घूर्णन कम हो जाता है, तो इस दौरान कह सकते हैं कि वो पदार्थ प्रतिचुंबकित हो जाता है। ठीक है, परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ में ऐसे इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या ऐसे प्रोटॉन कह सकते हैं जो दोनों का घूर्णन की दिशा एक ही होती है, जिसके कारण इनमें चुंबकित होने का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के पदार्थ अनुचुंबकित हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया लौह चुंबकीय पदार्थ में होता है। तो इनमें और प्रबलता के साथ इनके घूर्णन बढ़ जाते हैं, जिस कारण वो पदार्थ बहुत जल्दी से प्रबलता के साथ चुंबकित हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। व्याख्या में बस आपको यही बता देना है कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के घूर्णन के कारण किसी भी पदार्थ के अंदर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय का गुण आ जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं किसी चुंबक का विचुंबकन की स्थिति। तो हम किसी चुंबक के विचुंबकन की बात देखें यहाँ पर, तो इसमें एक विशेष ताप, जिसे हम क्यूरी ताप के नाम से जानते हैं। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर किसी भी चुंबक का चुंबकित रहने का गुण बरकरार रहता है। ठीक, यानी कि उस ताप पर उस चुंबक का जो गुण है वो चुंबकीय गुण रहेगा। लेकिन जैसे ही क्यूरी ताप से हम ऊपर का ताप देंगे, अर्थात टेम्परेचर कुछ ही बढ़ा देंगे, तो चुंबक अपना चुंबकित या चुंबकीय गुण समाप्त कर देता है। ठीक है, अर्थात उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति में कोई भी चुंबक अपना जो चुंबकीय गुण है वो खो देता है। तो इस क्रिया को ही हम कहते हैं चुंबक का विचुंबकन। ठीक है, बात समझेंगे यहाँ पर। जब किसी चुंबक का ताप क्यूरी ताप से ऊपर तक गर्म किया जाता है
तो वह चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है, खो देता है। इस क्रिया को ही चुंबक का विचुंबकन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि क्यूरी ताप की बात समझेंगे तो यही बता पाएंगे कि किसी चुंबक का वह ताप जिस पर उस चुंबक का चुंबकीय गुण बना रहता है क्यूरी ताप कहलाता है। लेकिन जैसे ही क्यूरी ताप से हम ऊपर गर्म करते हैं तो चुंबक का चुंबकीय गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस क्रिया को ही हम चुंबक का विचुंबकन कहते हैं। अर्थात किसी चुंबक से चुंबकीय गुण समाप्त करने की क्रिया ही विचुंबकन कहलाती है। और इसमें विशेष ताप है क्यूरी ताप। ठीक है, कि क्यूरी ताप से ऊपर तक किसी चुंबक को गर्म किया जाता है तो उस चुंबक का चुंबकीय गुण जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक, तो इस क्रिया को ही या इस घटना को ही चुंबक का विचुंबकन कहा जाता है। इस क्रिया के दौरान चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है तथा चुंबक का डोमेन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक, और ये इस लेसन का लास्ट हेडिंग था। ये अध्याय यहाँ से समाप्त हुआ।